चलिए, हाय दोस्त, कैसे हैं आप। चलिए, आपका दोस्त, आपका सर, जो भी समझिए। क्योंकि आज हम लोग बहुत कमेंट और मेरे व्यूवर बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, या जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे, मैं उनके लिए एक फिर से प्रणाम बोलता हूँ। क्योंकि उन लोग मेरे कमेंट के माध्यम से बताया कि सर आप वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन अभी जो बिहार बोर्ड के जो भी मैंने विद्यार्थी हैं, चाहे मान लीजिए कि अभी 2023 में जिसका मैट्रिक एग्ज़ाम है और उन लोग देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन गेस नहीं किए हैं। हमने कमेंट से बोला कि ठीक है सर, उन्होंने क्वेश्चन गेस किए, तब वही केस जो मैंने क्वेश्चन जो गेस हुआ है उस चीज़ को हम लोग आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग छोड़ के जाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके जीवन में काम आ जाए। और आप जो बहुत वर्षों से मेहनत किए हैं मैथ के लिए, तो मैथ कर रहे थे कमेंट में, तो मैथ का ये सब क्या हुआ है कि हर चैप्टर से आपके कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में एकदम आ ही जाएंगे। समझिए कि 100% गारंटी इसीलिए कह सकते हैं कि अगर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। काहे कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं और आपके समझ में आ गया, तो हो सकता है कि अगला इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 35 दिया है, 135, क्या इसके आधार पर दूसरा कुछ दे सकता है तो आपसे नहीं बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा आपसे। तो आप लोग निश्चिंत रहेगा, इस वीडियो को एकदम स्किप ना कीजिएगा। और चलिए आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आता है, और इससे जो भी रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन होंगे, आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ने के लिए। चलिए, ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो 10th क्लास का सबसे बेस्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम इसको कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो में कोशिश किए हल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 तथा 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप जानते हो कि वास्तविक संख्या में ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, इसका प्रयोग हमेशा मौसा निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मत दिया है कि 135 और 225 का मौसा कैसे निकाला जाए, तो यहाँ आप लिखेंगे दिया है कि 135 तथा 225। ठीक है, तो बोला है कि 125 तथा 225 का निकालना है कथी, मौसा। किसके द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। चलिए, ये आप लिखेंगे तो प्रश्न से यहीं पर मान लेंगे कि माना कि ए बराबर मान लेंगे, जो इसमें 135 और 225 में कौन बड़ा है, 225। और बी बराबर किसको मान लेंगे, 135 को। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है ये शेषफल जो है 0 से बड़ा या हमेशा बराबर, हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए, तब यहाँ ध्यान दीजिए, ए का मान कितना माने हैं, 225, और बी का मान कितना माने हैं, 135। 135 बार में कितना भाग लेगा, तो मान लीजिए 2 बार करेंगे तो 135 में 270 हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 135 है कम, 135। और आप जानते हैं कि कितना, 225 में से 135 घटाइए, तो 5 में से 5 कितना हुआ, 0। 2 में से 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, तो पैसा लगेगा, तो कितना, 12 में से 9 गया, 3 गया 9, 90 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 1 में से कट जाएगा, यानी कि 135 से 1 में भाग लगेगा तो 225 आएगा। फिर अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो 135, तो फिर यहाँ 90 हो जाएगा भाजक, और कितना बार में जाएगा, 1 बार में, तो कितना शेष बचेगा, तो मान लीजिए कितना हुआ, 45। और फिर यहाँ पर 90 और 45 में कौन बड़ा है, तो 90, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुना 2 बार में भाग लगेगा, 45 गुना 90, यानी कितना शेष बचेगा, 0। अतः 135 और 225 का मौसा कितना हुआ, 45। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग रफ में समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है, मान लीजिए 135 और 225 बोले, या कोई भी प्रश्न बोल रहा है,
तो इसको बनाने से सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप एक जगह रफ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा लिखने में। क्योंकि यहाँ पर हम बताएं तो सही है, लेकिन थोड़ा आप लोग का हिचकिचाहट होगा। तो इसको क्या करना है कि अपने से एक रफ में भाग देना है। जैसे यहाँ पे अपने से वो भाग दीजिए, लगे कि हम लोग भाग कर रहे हैं। तो 135 में भाग करिए 225 में, तो 135 से कम कितना होता है 135, चूँकि 2 बार में कीजिएगा 270, या 225 से कम पड़ जाएगा ना, ये कम पड़ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 से 5 0, 12 में से कितना होगा 3 में कितना होगा 9, ये कट गया। अब ये 90 से फिर हम लोग भाग करेंगे किस में 135 में, चूँकि ये मौसा निकालेंगे। अब ये 90 कम 90 5 और 13 में से 9 गया 4, और फिर 45 से भाग करेंगे किस में 90 में, तो 45 में कितना होता है 90, यानी आपके एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया, ऐसा ही कितना आ गया मौसा, ऐसा ही 45 ही आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आप लोग भाग विधि वाला जो मौसा होता है उसको पहले बैठा दीजिएगा भाग करके। उसके बाद में आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो है उस फॉर्मूला को आप सेट कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया ए, तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी किसका, मतलब ए मानेंगे 225 को, आप बी किसका मानेंगे भाजक 135 को। तो यहाँ भाग किया है, तो अब कितना बार में गया भाग, एक बार में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 हो गया, और फिर उसके बाद कितना हो गया शेष करना है 90, तो 90 हो गया। और फिर हम लोग कहते हैं कि अब 90 और 135 में कौन बड़ा हो गया, तो 135 बड़ा हो गया और 90 छोटा हो गया। और 90 से एक बार भाग लगाएंगे तो कितना शेष होगा 45, फिर यहाँ 45 शेष है, और फिर 45 और 90 में कौन बड़ा है, तब 90 बड़ा है। अब ये 90 में भाग किया तो 45 ने कितना था 90, यानी 2 बार में कट गया, तो क्या शेष बचा 0, अब तो नहीं ना है। इसीलिए आपका एग्जैक्ट इस दोनों 135 और 225 का मौसा कितना हो गया 45। ठीक है, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब दूसरा इसका प्रश्न बोला है कि 140 का यानी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 140 यहाँ पे लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए, तो 2 से काटिए, क्योंकि सबसे छोटे 2 होता है, 1 से तो 1 के बड़ा पड़ेगा तो 140 में आ जाएगा, तो इसीलिए 2, तो 2 से तो कितना होता है 14, 70 दूना कितना होगा 140, फिर 2 से काटिए तो 35 दूना 70, फिर यहाँ पर अब 2 से नहीं कटेगा, 5 ही कहीं स्थान तो 5 से कटेगा, तो 5 से कितना आता है 35। अब ये लिख देंगे 140 आई किसका है, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, 2 को है एगो एगो 2, 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही आपका क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड जो बोला है प्रश्न। तो लिख देंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। सो थैंक यू। चलिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मानिए 26 और 91 का HCF तथा LCM निकाल कर जाँच करें। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले 26 और 91 मान दिया है, इसका LCM या सिर्फ ये इसकी जगह पर कोई दूसरा अंक दे सकता है नहीं। तो इस चीज़ को समझना है कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे एग्जाम में न छूटे। चलिए, तो इसके लिए बोला है कि आपको HCF और LCM निकालेगा, तो इसका भाग तो भाग है, अगर भाग दो भी निकाल सकते हैं ना, तो क्या करिए 26 ऐसे 2 से कितना होगा 13 दूना 26 होता है। अब तो 13 से वो करेगा 13 कम 13, इसी तरह यहाँ लिख दीजिए 91, तो 13 से कितना होता है 91, फिर यहाँ पे 7 एकम 7, तो यहाँ पर अब लिख दीजिए 26 और 3 मार्क लिखिए 2 गुना 1 गुना 13, फिर यहाँ पे लिखिए 91, यहाँ लिख दीजिए 7 गुना 1 गुना 13। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर LCM निकालना होगा और फिर ये HCF निकालना होगा, तो जब भी अगर अभाज्य गुणनखंड करके कोई संख्या का मौसा या लसा निकाला जाता है, तो मौसा निकालने के एक ही रास्ता है कि जो दोनों में कॉमन होगा। तो मान लीजिए यहाँ भी 13 है और यहाँ भी क्या है 13 है, तो ये दोनों 13 का करेंगे कॉमन ऐसे कर देंगे, इसका जोड़ा लग गया, फिर इसका जोड़ा 1 का लग गया, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं, तो इसीलिए क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो यानी लिखेंगे मौसम में 13, दोनों में से कॉमन 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 का क्या करें 1 लिख देंगे, 13 कम 13, यानी कि इस दोनों संख्याओं का मौसा कितना हो गया 13। और फिर एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये सबसे आसान है, सबसे पहले कॉमन है उसको लिखिए कहो, और उसके बाद में यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, 7 है तो 7 लिख दीजिए और गुना कराइए। तो मान लीजिए कि 7 दूना कितना होता है 14, और 14 में 13 से गुना कराना है, 14 में 7 दूना 14 और 14 गुना 13, तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 कर देंगे, लिख देंगे तो 13 चौका 52 हासिल 5 और 13
ऐसे 52 होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, शेषफल हो गया 5 हो गया, तो 13 से कब 13 5 कितना होता है 18, तो ये कितना आ गया 182, ये आपका क्या हो गया सेम हो गया। अब बोला है कि मौसा तो निकाल लीजिए, लसा निकाल लीजिए और उसके जांच के बताइए क्या ये सही है गलत। तो एक फार्मूला आता है एकदम, बहुत इससे क्वेश्चन पूछता है, आप नोट लीजिएगा इसको कि A गुना B बराबर होता है HCF गुना LCF, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लसा। ठीक है, चलिए अब पहली संख्या था, मान लीजिए पहली संख्या कितना है 26 और इसका गुना 91 है यहाँ पर दूसरी संख्या, और HCF कितना आया यहाँ पर 13 और LCM कितना आया 182। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब यहाँ पर गुना करिए तो 26 और 91 में जब गुना कीजिएगा 91 में तो ये आएगा आपको 2366। ठीक है, और यहाँ पर गुना कीजिए तो ये आ रहा है कि नहीं, तो 13 दूना कितना होगा 26 और 13 अठे 104 और 104 और 2 कितना हो गया 106, और यहाँ पर 10 6 में 13 कम 13 13 10 23, यानी देखिए दोनों बगल आपका क्या हो गया बराबर आ गया। तो ये आपका जांच है कि हमने प्रूव कर दिया, और इसका मतलब है कि जो हम इस प्रश्न में दिए गए थे उसका HCF LCM निकाले बिल्कुल सही है। और आप इसी तरह एग्जाम में अगर आ जाएगा दूसरा प्रश्न तो करना यही है कि इसका HCF और LCM निकाल लीजिएगा, और उसके बाद में क्या कीजिएगा उसका जांच के लिए वहाँ पर A गुना B कर दीजिएगा, जो मौसा लसा निकालिए उससे गुना कर दीजिएगा। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो समझिए कि आपका क्या हो गया 100% सही है, तो इसीलिए आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम लोग फिर देखते हैं अगले और कोई प्रश्न। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। इसमें बोला है कि संख्या 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अभी तक अब इसके जस्ट पहले प्रश्न बोले हैं कि अगर दो संख्या दिया हो और उसमें मान लीजिए उसका HCF और LCM निकालना था, उसका जांच करना था, लेकिन अगर प्रश्न में ये भी पूछ दे देगा आपको कि अगर 3 संख्या दे देगा तब बोले कि मान लीजिए उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, तो सबसे आसान विधि है, सबसे ट्रिक देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सबसे पहले 17 लिखिएगा, इसका फैक्टर कर दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 17 को कितना आ गया 17 के पढ़ाई में आता है 17 कम 17, फिर यहाँ पर 23 है, फिर यहाँ 23 के पढ़ाई में क्या आता है 23 आता है, फिर यहाँ पर 29 है, फिर 29 क्या है किसके पढ़ाई में आता है 29 का, यानी ये जो भी 17 23 या 29 जो भी दिया हुआ था ये तीनों संख्या ये आपस में क्या है कहीं ना कहीं क्या है ये एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो मैंने अपने आप से और एक के अलावा कोई और संख्या से न कटे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 23 वही है, एक 17 से कटेगा एक 1 से कटेगा और एक संख्या से कटेगा नहीं, तो चलिए इसका हम आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। 17 लिखिएगा सब, इसका गुणनखंड 17 गुना 1, फिर इसका गुणनखंड कीजिए 23, तो ये हो जाएगा 23 गुना 1, फिर यहाँ पर लिखिए 29, तो यहाँ लिख दीजिएगा 29 गुना 1। अब देखिए ये कौन ऐसा मैंने गुणनखंड करने पर संख्या जो तीनों में आया है, तो जैसे एक है एक तीनों में आया है और तो कोई है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे HCF HDF बराबर कितना 1, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर LCM की बात की जाए तो LCM का अगर कहता है कि अगर मान लीजिए कॉमन है या उसको भी लिखिए और उसके बाद में जो संख्या बची हुई है उसको आराम से क्या करते लिख दीजिए। चलिए अब गुना कराइए, तो 17 में 23 और 29 में गुना कराइएगा, ठीक है, तो आपको 11,339 आएगा, आप लोग गुना करा कर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि है कि आप सबका गुणनखंड निकाल लें और निकालने के बाद मौसा निकालना होगा, तो जो सब दोनों तीनों में कॉमन होगा उसको वो आपका मौसा होगा, और जो कॉमन होगा उसको और जो छूटा होगा वो अगर गुना सब करा दीजिएगा, जैसे यहाँ पर कॉमन है 1, यहाँ पर आप बाकी छूटा है 17 23 29 सब अलग अलग है, तो इसलिए सब में गुना करा दीजिए, क्या हो जाएगा यही आपका क्या एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए प्रश्न 5 बोला है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है उसका क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे दिया है 1440, यहाँ करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 से कितना आता है 14, 2 दूना 4 यानी 720, फिर 2 से काटे 2 3 6, फिर यहाँ एक पैसा दे 12, 2 छक 12, फिर यहाँ करेंगे 2 से कम 2, 2 8 16, फिर 2 2 9 18 90, फिर 2 करेंगे तो 45, फिर यहाँ पर 5 9 45, फिर यहाँ पर 3 3 9। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि 1440 इसका कितना आया है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो गया, यानी 5 को 2 है 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए
एक यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 3 कब है 2। अब देखिए इसको कोड में लिख दीजिए पावर में, तो 1 2 3 4 5 यानी 2 कब है 5। अब गुने 5 गुना 3 कब है 2। अब आपको बोला है कि ये 1440 का आप में गुणनखंड कीजिए और उसके बाद में इसका 2 का कितना पावर हो रहा है, उस पावर मात्रा में कितना, अधिकतम घात कितना है, वही आपको बताना। ये बताइए 2 का पावर सबसे ज़्यादा कितना है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 5। लिखेंगे 2 का अधिकतम घात कितना हो गया 2, 5 हो गया, सॉरी अब कितना है 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछता कि 3 के घात कितना होगा, तो 3 के सबसे अधिक कितना है 2, और 5 के यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था कितना होगा 1, लेकिन ये पूछा है केवल 2। इसी तरह हो सकता है दूसरा कोई प्रश्न दे दे और आपसे पूछे कि इसका बताइए कितना मान होगा, इसका घात बताइए कितना होगा, तो इसीलिए सबसे पहले प्रश्न का दिया रहेगा उसका आप लोग भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, और जो भी पावर आएगा उसके, जैसे 2 को पूछा है, यहाँ पर 2 पूछा है तो 2 का पावर कितना है 5 है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 5 होगा। और यहाँ पर 5 का पावर पूछते कि 5 का गुणनखंड कितना होगा, तो 5 का पावर कितना अधिकतम है, तो 1 हो, तो ये कुछ नहीं तो क्या 1 है। फिर 3 पूछता, तो यहाँ 3 का पूछता तो पावर पूछता कितना है 2 है, इसका आंसर कितना था 2 होता। लेकिन आपसे प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए ये न कहिएगा कि सर जी ये जो बताए हैं एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अगर अंक बदल जाए तो आप समझिएगा कि हाँ प्रोसेस लगा दीजिएगा, और जो भी गुणनखंड करने के बाद सब संख्या का पावर जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कौन प्रश्न पूछा था, यहाँ पर 2 पूछा है, 2 का पावर कितना हो गया 5, यानी कि इस प्रश्न लिखा है 2 का अधिकतम घात करना, तो 2 का अधिकतम घात करना यहाँ 5, आपका इस प्रश्न का आंसर क्या था 5 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 6 में देखते हैं दिया क्या है कि 15/24 बताइए कि शांत है या अशांत। इसी से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रश्न दे सकता है और बोला है कि इतना बटा इतना है, आप बताइए कौन शांत है कि अशांत। तो इसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला है कि इसका जो हर होगा, जैसे मान लीजिए कि 15 बटा यहाँ पर दिया क्या था ना 24, तो इसका हर कितना है आपका क्या है। तो देखो सबसे पहले एक और काम करते हैं हम लोग, इसको सबसे आसान में काट देंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 पे कितना होता है 15, 3 बटे कितना हो गया, कितना होगा वो 24। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए 5 बटे कितना हो गया 8। अब इसका हर ई बोलता है और इसका क्या बोलता है अंश ई बोलता है। तो हम बोले हैं कि हर को लीजिएगा, तो यहाँ पर हर क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। हर का गुणनखंड मान लीजिए अगर किए 2 के पावर 5 गुने 5 के 2 के पावर n गुने 5 के पावर m अगर के रूप में जाए, या 5 के पावर m हो जाए, या 2 के पावर n हो जाए, मैंने कहने का मतलब गुणनखंड करने पे आता है 2 और 5 दोनों आ जाए, और नहीं तो 5 आ जाए, और नहीं तो खाली 2 आ जाए, तो आप समझेंगे कि ये जो प्रश्न दिया इसका शांत दशमलव कितना होगा, मैंने इसका 15/24 जो है ये क्या है 7 आवर्त कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए 8 हो गया, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो यानी कि 8 का जब हम किए हैं फैक्टर, तो 1 2 3 को कितना आया 2 आया। तो ये बताइए बोले हैं कि 2 के पावर n, तो ये बताइए कि 2 के पावर n, इसका मतलब है तुलना करेंगे यहाँ पर, तो n का मान कितना आ गया 3। इसका मतलब है कि इसके गुणनखंड में खाली 2 है, तो 2 आएगा तो वो शांत होगा, 5 आएगा तो वो शांत होगा, 2 और 5 आता तो वो शांत होता। अगर इसके अलावा अगर दूसरा कुछ आ रहा है तो समझिए कि सरासर को दीजिएगा नहीं, ये दिया है यह एक अशांत दशमलव आवृत्ति है, तो इसीलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका हर के गुणनखंड करने पर 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n, तो इसमें से कौन है 2 के पावर n के जैसा है, इसीलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे कि 15/24 क्या है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए अब लोग अगले प्रश्न 7 दिया है कि 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल बतावे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका 50 और 25 का हम लोग निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। तो 50 तो 2 से होगा 25 दूना 50, 5 से 50 25, फिर यहाँ पर हो गया आपका 25, तो 50 25 और 5 एकम 5, चूँकि तो हो गया, यानी 50 25 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे 50
तो 1 2 3 तीनों है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 5 गुना 5 गुना कितना 1। फिर यहाँ मान लीजिए 5 गुना 5 गुना कितना 1। तो देखिए यहाँ देख रहा है का कि इसका एक इसके साथ जोड़ा लग रहा है, और इसके से इसके साथ लग रहा है जोड़ा, फिर एक है जोड़ा। तो जो जोड़ा दोनों में लगता है उसका क्या निकलता है हम लोग, उसको कहते हैं HCF। क्या कहते हैं HCF। तो 5 इस जोड़ा के लिए वो 5, फिर इस जोड़ा के लिए वो 5 गुना इस जोड़ा के लिए 1, तो 50 25, यानी इसका HCF कितना हुआ 25। अब देखिए, अब अगर मान लिया आप लोग LCM निकालना चाहते हैं, LCM कहता है कि जो जोड़ा है या उसको भी लिखिए, और उसके बाद में जो छूटा है बेचारा क्या छूटा है 2, तो 2 को ला लीजिए। तो 50 25 25 दुना 50, यानी आपका HCM का हो गया, HCF हो गया 25 और LCM का हो गया 50। अब क्या करना है, बोला है कि दोनों का गुणनफल, तो यानी लिखेंगे कि प्रश्न से HCF गुना LCM निकालना है ना। तो HCF कितना है आपका 25 और LCM कितना है यहाँ पर 50, ठीक है। यहाँ पर अब गुना करिए, 25 25 कितना होता है 125, 0 बिठा दीजिए। यानी आपका इस प्रश्न का 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल जो है एकदम राइट कितना है 1250। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 8 में दिया है कि P/Q के रूप में बदलो। मैंने जो भी प्रश्न दिया है उसको P/Q के रूप में क्या करना है, हमको बदलना है, ठीक है। चलिए इसमें 3 टाइप के प्रश्न है, जैसे मान लीजिए एगो दिया रहेगा, एगो पर इसको रेकरिंग कहते हैं या बार कहते हैं। तो फिर यहाँ पे 2 गो है, फिर यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई है, उसके बाद रेकरिंग दिया है ना। तो कहने का मतलब है कि ये प्रश्न जो है यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे ट्रिक होता है आपको, ठीक है। और ट्रिक बताते हैं आपको, ये 4 7 है ना, तो सबसे पहले 47 लिख दीजिए, और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए क्या कर लीजिए, एक 9 लिख के, को अंक पर रेकरिंग है एगो 7 पर, तो इसके लिए एगो 9 लिख दीजिएगा। और इस 7 के पहले को अंक है तो एगो 4, तो इसके लिए यहाँ 4 घटा देंगे, और जब 4 लिखेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। तो इसीलिए 47 में 4 का कितना हुआ 43 बटा कितना हुआ 90, यही आपका क्या हो गया P/Q हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अगर 99 है और यहाँ पर मान लीजिए कि कौ गो पर रेकरिंग है 2 गो पर, तो इसलिए इसके लिए एगो रेकरिंग के लिए एगो 9, तो 2 गो रेकरिंग के लिए 2 गो 9 बैठाना पड़ेगा। और ये कट जाएगा कितना 1/1 का मतलब क्या हो गया P/Q, यानी कि 1/1 क्या हो गया इसका, यही 1/1 ही क्या हो जाएगा इसका P/Q, इसका भी क्या होगा P/Q। चलिए अब यहाँ देखिए, तो ये क्या करेंगे 234 पहले उतार देंगे, और उसके बाद माइनस करेंगे किसको, इसमें से 3 घटाएंगे, काहे के लिए कि मान लीजिए कि रेकरिंग किस पर है 4 पर, तो यहाँ पर 4 पर रेकरिंग है तो एगो अंक पर रेकरिंग है, तो इसलिए एगो 9, रेकरिंग के पहले एगो अंक है इसलिए क्या होगा 0, काहे कि एक अंक क्या है घटा हुआ है। तो इसलिए 234 में से 3 गया कितना हुआ 231 बटा कितना हुआ 90, यही आपका क्या हो गया एग्जैक्ट आंसर हुआ। अर्थात P/Q के रूप में दर्शाना था। ये सबसे उत्तम ट्रिक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए ये प्रश्न जो है ये 9 नंबर है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि 2 8 31 11 में भाज्य और अभाज्य संख्या को बताएं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनमें से कौन भाज्य संख्या है या इनमें से कौन अभाज्य संख्या है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे, तो 2 8 31 और 11, ठीक है। आप देखिए कि 2 जो है एगो 2 के पारा में आएगा और एगो 1 के पारा में आएगा, इसके अलावा कौन सी संख्या नहीं है जिसके पारा में आ जाए। तो इसीलिए ये भी क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या इसीलिए है, और इसको सम अभाज्य कहा जाता है। क्योंकि सम संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो अब ये अभाज्य संख्या की सबसे सम अभाज्य संख्या हुई, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हुई, ठीक है। और उसके बाद आता है 2 8, तो 8 जो है 8 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, और 8 8 से भी करता है, 1 से भी करता है, इसीलिए ये क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। और 31 जो है एगो 31 के पारा में आएगा और एगो 1 के पारा में आएगा, इसीलिए ये क्या है अभाज्य संख्या। 11 वैसा ही है, ये दोनों संख्या क्या हो गया अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या में नहीं आए उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य का मतलब होता है
कि जो अपने आप से एक से और इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके प्रश्न में पूछे कि इनमें से बताइए कौन भाज्य है चाहे कौन अभाज्य है, तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा हाँ वो अपने आप में और एक के अलावा और कौन संख्या कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह आप लोग क्या करते हैं, जाँच कर सकते हैं, इससे रोका जाता है। अब चलिए अगर आपको अगर और आगे बढ़ना है तो हम बता देते हैं। ठीक है, किसी विद्यार्थी का डाउट होगा, कमेंट वमेंट कुछ कर रहे हैं आप लोग, तो इसीलिए दो, अब देखिए दो एगो दो से कट रहा है, एगो एक से कट रहा है, और कौन संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसीलिए ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है, तो 8 मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 4 के पारा में जाता है, 2 के पारा में जाता है, 8 के पारा में आ गया और 1 के पारा में जाता है, इसीलिए ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे हमारे 31 है, तो 31 एगो 1 के पारा में आता है, एगो 31 के पारा में, ये हमारे एक 11 है, एगो 11 के पारा में आएगा, एगो 1 के पारा में आ गया, इसीलिए ये सब क्या है, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। अभी पिछले प्रश्न में 9 में देखे थे लोग, यहाँ पर दिया है कि पाई तथा पाई बटा 2 और पाई बटा 22/7 जो है को बताना है कि मैंने ऊपर में कौन है ऊपर में कौन। ठीक है, तो देखिए अक्सर विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को जब हल करेंगे तो इसमें थोड़ा क्या है, मायने रख सकता है। तो बता दें कि आप लोग एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि पाई जो है या पाई बाई 2 है या मान लीजिए 2 पाई है ना, ये जितना भी है संख्या है ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। अब कैसे, देखिए कहने का मतलब है कि पाई ये खुद अपरिमेय है, तो जब एक अपरिमेय संख्या में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे चाहे 2 से गुना करेंगे, है ना, तो ये भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन अगर पाई का मान अगर 22/7 अगर रख दिया जाए तो ये एक परिमेय होता है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए क्योंकि इसका q = नॉट 0, यहाँ पर क्या है 7 है, तो ये पाई का मान जो होता है 22/7 ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन पाई का है या 2 पाई का है या पाई बाई 2 का है, जो भी का है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है वो एक परिमेय संख्या है। इसीलिए अब अगर ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है अगर मारने के लिए ये बताइए पाई का मान, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई में 2 पाई गुना कर दे तो भी अपरिमेय हो जाएगा, और आधा कर देगा चाहे तो भी अपरिमेय हो जाएगा। मैंने कुछ भी हो सकता है, पाई में गुना भाग कुछ भी हो जाए, जुटे कुछ सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर मान लीजिए कोई बोला कि पाई +3 ये क्या है, तो ये अपरिमेय है। अगर कोई बोलेगा पाई -4 ये क्या है, यानी कहने का मतलब सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ रहे हैं आपको तो एकदम इसको यही मारिएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर बस एक ही याद रखना है इससे रिलेटेड कि पाई 22/7 जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, बाकी सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। एक और आता है इसमें, पाई के मान एक और है 3.14 है ना, 4 आता है कुछ करके ऐसे ही होता है, डॉट डॉट डॉट, कभी एग्जैक्ट मान नहीं आता है इसका। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये भी मान आपको पता नहीं है, ये भी इनफाइनाइट होता है। चलिए तो इतना ही रहा, आगे फिर मिलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या जो चैप्टर है 10th क्लास का, इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने ऐसा नहीं है कि √2 है, इसके जगह बहुत कुछ हो सकता है, √2, √3, √5 है ना, √7 कुछ भी। लेकिन जैसे हम लोग एक प्रश्न को हल करेंगे, इसके बाद में कोई भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो बोला है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा कैसे, तो देखिए आप लिखिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसीलिए इसके p/q के रूप में लिखा जा सकता है, चूंकि मान ही लिया है। यहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या है। चलिए अब इसको तिरछा तिरछी गुना कराइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2q, अब यहाँ का हो जाएगा p। अब यहाँ पर लिखेगा दोनों तरफ
वर्ग करने पर। चलिए तो √2 q का होल स्क्वायर, यहाँ p का होल स्क्वायर। यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ पर p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए तो पता चल जाएगा q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटा कितना, गुना में 2 से कितना भागम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 2p तथा p स्क्वायर दोनों को विभाजित करेगा। ठीक है, अब लिखेंगे अब माना कि यहाँ पर मान लेंगे p बराबर कितना 2, यहाँ पर अगर √2 होगा तो यहाँ 2 मानेंगे, √3 होगा तो √3 मानेंगे, अगर 7 होगा तो यह 7 मानेंगे। लेकिन अब इसमें p क्यों दिया है तो आप अलग से m c कुछ भी मान सकते हैं, या तो m मान लीजिएगा अलग माना। ठीक है, अब इतना लिख दीजिए। आइए आप लिखिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए तो ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 2m का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए p स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा पता है 4, ये हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, अब एक और बताते हैं। यहाँ पर आप बताइए इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान यहाँ रख सकते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए तो p स्क्वायर का मान इस समीकरण में कितना दिया है 2q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाए बटा कितना 4 और m का स्क्वायर। चलिए 2 से काटे 2 दूना 4, यानी q स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया m स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है q तथा q स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब देखिए हम लिखे यहाँ पर p और q सह अभाज्य संख्या, जिसका मौसा क्या होना चाहिए 1, इसके अलावा 2 नहीं हो चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ये जो है अभाज्य गुणनखंड इसका कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, के अलावा कोई और भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है जो कि p और q दोनों का कर रहा है, 2 यहाँ भी काट रहा है और 2 यहाँ भी काट रहा है, यानी भाग लगा दे रहा है। तो इसीलिए यह विरोधाभास एक उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि √2 एक, चाहे काम किया होना और आगे लिख देते हैं कि p तथा q का अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा